उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बहुत लंबे समय से एक परिपाटी थी कि धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राष्ट्रपति लोकसभा में जब बात आती है तो उस पर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, लेकिन वो परिपाटी टूटी है। इस बार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो सकता है, इसलिए शायद उन्हें राज्यसभा में बोलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो भी बोला, एक एक करके बहुत सारे जवाब दिए। क्या उनके तमाम संबोधनों का मतलब था? क्या पूरी तस्वीर थी? किस तरीके से वो पुरानी बातों को अभी जोड़कर लगातार कांग्रेस और विपक्ष पे हमलावर थे? इसी का विश्लेषण करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कब्र उनकी खुदेगी और इस तरीके की बातें वो करते हुए दिखाई पड़े, जिस पर्सनल अटैक की बात आप कर रहे थे कि राहुल गांधी अब वो पर्सनली वो बदला ले रहे हैं, शहजादे जो उनको कहा गया था उसका रिवर्ट कर रहे हैं। क्या आपने जब प्रधानमंत्री को सुना तो आपको ऐसा लगा कि वाकई में वो भी बहुत आहत हैं विपक्ष से? जिस तरीके की उम्मीदें वो कर रहे थे कि भाई आप कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तो ऐसा नहीं करोगे। प्रधानमंत्री की पूरी जो बातचीत थी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि वो आहत हो जाएं, ताकि जनता के बीच लगे कि वो विक्टिम है। ये विक्टिम कार्ड खेलना हर पार्टियां चाहती हैं। सवाल इस बात का है, फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो फ़ायदा मोदी जी उठा रहे हैं। और ये लगातार ये बात लोग कहते हैं कि राहुल जी जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के एक तरह से स्टार प्रचारक जो है वो राहुल जी ही हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। आप एक चीज़ देखिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये बहुत पुराना नारा था, कोई नया नहीं था। वो जब वो महिला ने कहा था राजस्थान, उसके पहले भी ये चीज़ हुई थी। लेकिन ऐन मौके पर मोदी जी ने सोचा कि इसका फ़ायदा कब उठाया जा सकता है, तो किया। राजनीति में एक बात आप जान लीजिए, मैं फिर कहता हूँ, मैंने बहुत पहले, करीब 8 साल पहले एक चैनल पे कहा था कि कांग्रेस कभी भी शेष थी, फिर शेष हुई, अब अवशेष है। अब तो मैंने उसके आगे भी कह दिया, अब ध्वंसावशेष है। मतलब कभी खुदाई में प्राप्त होगी, ये हालत है। और जिस तरह की रणनीति कांग्रेस इस समय अपना रही है, आज खूब ताली बजा लीजिए, मीडिया में बड़ी हेडलाइन हो जाए, लेकिन मैं बताता हूँ कि समाज में वो तबका जो ये साबित कर ले कि देखिए मुझ पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, मुझ पे जो मोदी ने कहा 2 किलो गाली खाता हूँ यही मेरा स्वास्थ्य है। तो सवाल इस बात का है, ये पॉलिटिकल फाइट है। मोदी वो तमाम चीज़ें उठाएंगे जो अपोजिशन की तरफ से फेंकी जाएंगी, कहाँ कब किसका फ़ायदा उठाना है, ये बहुत अच्छी तरह से मोदी जी जानते हैं। और सफलता का एक कारण ये भी है, इसीलिए तो 3 बार के प्रधानमंत्री हैं। सर पीयूष सर, प्रधानमंत्री का पूरा जो संबोधन था सदन को लेकर, आपने देखा सिर्फ उनका हमला सीधे कट टू कट विपक्ष पे था। एक लाइन उन्होंने कही कि कांग्रेस की गलतियां सुधारते सुधारते थक रहा हूं। इस तरीके की बातें जब सदन में कही जाती हैं तो जो बाहर या हम और आप जो कॉमन लोग जो उन्हें वोट देते हैं वो जब सुनते हैं तो उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट आता है? देखिए, ये एक हमेशा से जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो सत्ता पक्ष है उसका पूरा का पूरा यही होता है कि वो विपक्ष को जो है कमतर करके जो है प्रस्तुत करे और कमज़ोर करके प्रस्तुत करे। क्योंकि जो चुनौती मिलती है वो विपक्ष से मिलती है। कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है राष्ट्रीय स्तर पे, ये भाजपा जानती है, मोदी जी भी जानते हैं। और इसीलिए लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने के हर तरह के वक्तव्य और स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि जो कांग्रेस जिन बातों को उठा रही है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, आप कोई भी देख लीजिए। आप हमने अभी बिहार का इलेक्शन हुआ तो उसमें देखा किस तरह से अडानी जी को जो है 1 रुपये मात्र में जो है ज़मीन जो है सौंप दी गई वहाँ पे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार जो चाह रही है वैसे कर रही है। उसमें से अब देखिए, राष्ट्र निश्चित रूप से राष्ट्र का मामला होता है, देश का मामला होता है, सुरक्षा का मामला होता है। लेकिन इसी तरह का सवाल कब उठा था कि अभी जो देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय जो सीईओ थे उन्होंने क्या कहा था कि कहीं ना कहीं डिले हुआ पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, और इसलिए हमारा अटैक उस तरह नहीं हो पाया, हम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, और उसके बाद हमने फिर जो ऑर्गेनाइज किया तो हम सक्सेसफुल रहे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसको स्वीकारना और इसको रेक्टिफाई करना, मुझे लगता है लीडरशिप जो देश में शासन कर रही है ज़रूरी है उसके लिए। तो राहुल गांधी ऐसे उठा के नहीं ला रहे हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार देखिए ये कोशिश करें, उनका जो है कि आज नहीं 2014 से ही
वो राहुल गांधी को बदनाम करने या कांग्रेस को बदनाम करने में, ये पूरा एक जो है कि मुझे लगता है पॉइंट एजेंडा है कि विपक्ष को कम कर दो ताकि हम सत्ता में रहें, अपनी तरह से जो इंस्टीट्यूशन को रन करें। मैं जोड़ दूं, चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, ये सारी चीजें विपक्ष कह रही है, उसे तो उल्टा और वो भुना कर उसको वोट ले रहे हैं लोगों से। हाँ नहीं, निश्चित रूप से वोट ले रहे हैं, वो कला उनके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो भी तो जो है कि अब हाँ ये बात ज़रूर हुई है कि हमारा अब शब्दों का जो है अंबार लग चुका है हमारी राजनीति में। हम जो बोलते हैं ये समझते ही नहीं कि हम किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक जो पॉलिटिकल एजुकेशन की कमी है, आप कहाँ से किस तरह के लोगों को ला रहे हैं, सांसद को ला रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग उस तरह की नहीं हो रही है। एक एजुकेशनल ग्रूमिंग, पॉलिटिकल एजुकेशनल ग्रूमिंग नहीं हो रही है। लैंग्वेज को लेकर नहीं हो रही कि हमारा क्या, किस तरह की हमको बात करनी चाहिए। एक जो है कि एक अच्छे तरीके से जो है हम बात कर सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है राजनीति में, कहीं का कहीं हो जाता है, जिसका फ़ायदा भाजपा उठा रही है, खासकर मोदी जी उठा रहे हैं। तो ये बात निश्चित रूप से है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार लगातार जो है वो कर रही है जो मनमानी तरीके से अपने हिसाब से कर रही है। विपक्ष का कोई इसके लिए महत्व नहीं है। और विपक्ष हो, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे वो संसद हो, उसके अंदर आप देखिए विपक्ष को जो है कि अगर आप मौका नहीं देंगे अपनी बात रखने की, अगर स्पीकर साहब लगातार जो है कि उनकी बात को जो है कि रिकॉर्ड से हटा देंगे या माइक ऑफ हो जाएगा या उनको जो प्रश्न पूछा जाता है समय नहीं दिया जाएगा, तो विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करता है और सत्ता पक्ष से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है विपक्ष में ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा वो। तो निश्चित रूप से ये मानवीय कमज़ोरी है कि आप जो है इस तरह के शब्द आपके सामने आ जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि आप अपमान कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट मतलब जो प्रधानमंत्री के पद में बैठा व्यक्ति है उसके लिए इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो मैन्यूवरिंग है, ट्विस्टिंग है ऑफ द वर्ड, जो मीनिंग नहीं होता है उसको भी ट्विस्ट करके दूसरा जो मीनिंग कम्युनिकेट कर देना, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास इतना बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके लिए, कम्युनिकेशन का पूरा सारे सोर्स जो रिसोर्सेज हैं उनके हाथ में हैं, तो वो इस तरह से कम्युनिकेट हो जाता है कि हाँ इन्होंने ये गलत कहा। भाई हो सकता है कि वो कुछ शब्द, और मैं क्या देख रहा हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम भाषा में, आम बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। अभी क्या हो रहा है, उसको भी राजनीतिक रूप से एक ट्विस्ट दिया था कि नहीं ये शब्द ऐसे ही हुआ, ये गलत इस गाली हो गई है। तो ये जो नैरेटिव होता है ना कि विपक्ष हमेशा गाली दे रहा है, और तो उसका आप देखिए, आप उसकी आवाज़ दबा रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता क्या है, वो कहाँ जाएगा, अपना आक्रोश दिखाएगा वो। लेकिन कुछ बोले जा रहे हैं, सब कुछ बोले जा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अनुराग सर, प्रधानमंत्री मोदी ने वो कब्र वाली बात उठाई सदन में जब वो लेकर आए कि मेरी कब्र खोदने की बात कही गई, उस गद्दार को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सरदारों का अपमान है। ये सारी चीज़ें जब वो सदन में बोल रहे थे तो ये प्रॉपर दिखाई पड़ रहा था कि वो सीधे सीधे विपक्ष को नहीं कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं। इस तरीके की बातें जो उनकी तरफ से सदन में कही गई, या कांग्रेस जो लगातार कह रही थी कि वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारी बातें, जो सारे फैक्ट्स थे जब वो रखे जिस पर सवाल उठ रहा था विपक्ष की ओर से? देखिए, अगर आप हर सत्र में आप जब प्रधानमंत्री की बात को जब सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री का अभिभाषण आप सुनते हैं, तो प्रधानमंत्री जो पूरे पिछले 20-25 दिनों में, एक महीने में, जो संसद के चलने से पहले से जो भी बातें हो रही होती हैं, सबका एक एक चुन चुन के बहुत सटीक जवाब दे रहे होते हैं। तो एक वो कहावत है 100 सुनार की 1 लोहार की, वो होती है, हर बार होती है। और कुछ बातें प्रतीक्षा जी जो अभी बीच में आई उस पर मैं अपना बताना चाहूँगा कि जैसे एक बात कहेगी कि जैसे नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन पे बात करी जाती है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने ये बात करी कि व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मेरे विचार से व्यक्तिगत जीवन की वजह से अगर उसका असर राष्ट्र के ऊपर पड़ा हो, राष्ट्र के जो फॉर्मेशन पे उसका असर पड़ा और उसका नतीजा आज भी हम लोग झेल रहे हैं या हम लोगों को देखना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, तो उस पर डिस्कशन में कोई समस्या नहीं है। नंबर 2, एक बात आई, बिलाल भाई ने कहा कि संसद ही जगह है ऐसी बातों को उठाने के लिए। तो मेरा अपना जो मानना है, संसद के अंदर आप उठाइए तो उठाइए, अगर आप संसद के बाहर उसके प्रांगण में ये उठाने के नाम पे हेडलाइन बनाने के लिए अगर आप किसी को गद्दार कह रहे हैं तो वो निंदनीय है। देश की सेना पे किसी भी तरह का सवाल उठाना गलत है। जयदीप जी ने पूरी बात
बहुत डिटेल में समझा दी कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो गया है कि जो लोग बॉर्डर पे बैठ के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठाए। गलतियां हर किसी से होती हैं, हुई होंगी, बिल्कुल, इंसान बने ही गलती करने के लिए है। और मुझे नहीं लगता, एक बात आई कि शहजादे शब्द के इस्तेमाल से राहुल गांधी जी आहत हो गए। जितना मैं राहुल गांधी जी को समझता हूं, मेरे ख्याल से उस शब्द से खुश हुए होंगे, आहत तो नहीं हुए होंगे। जितना जो भी बची खुची कांग्रेस है, मेरे ख्याल से वो इस बात से खुश हुए होंगे कि उनकी बची खुची कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दे दिया कि भाई तुम्हारे शहजादे यही हैं, इन्हीं के तुमने जो है इन्हीं को खुश करना है। जो साथ न रहे वो गद्दार, जो साथ न रहे वो गद्दार। ठीक है बिलाल सर, प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा वक्तव्य था जो उन्होंने सदन में दिया, हालांकि एक संसदीय परिपाटी टूटी भी, वो लोकसभा में नहीं बोल पाए। ओम बिरला ने कहा कि उनके ऊपर हमले की बात थी, इसलिए जो है हमने उनकी सुरक्षा के लिहाज से ऐसा कहा। विपक्ष इसको दूसरे एंगल से देख रहा है, वो बोल रहे हैं उन्हें जवाब नहीं देना इसलिए कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जब आकर बोले तो आपको लगता है कि उन्होंने जवाब दिया? विपक्ष को चुप्पी साधनी चाहिए, अब सारी बातें कह डाली, अब कितना पूछोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर जो प्रधानमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, और जो परंपराओं का तकाजा है, अगर प्रधानमंत्री उसको पूरा करते तो ये फिर इतना इशू विपक्ष के हाथ ही ना लगता। जिसने भी ये एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर को, मेरे व्यक्तिगत रूप से गलत है। ऊपर से ये कहना कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में असुरक्षित है, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बोला, इसमें दो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा बोलते ही हैं, शुरू से ही बोलते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन पॉलिटिक्स का एक फिनोमिना है, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, मासेस की साइकोलॉजी को समझते हैं, वो सिचुएशन को, इमोशन को, भावनाओं को किस तरह से पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसकी वो कला जानते हैं। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर, इसलिए वो फिनोमिना है। प्राइम मिनिस्टर की अगर जब तुलना राहुल गांधी से करते हैं, तो राहुल गांधी भले ही अपनी बात को आर्टिकुलेट ना कर पाते हो, लेकिन सीधे सीधे रूप से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक भाषा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, भाषा के रूप से वो इतने मैच्योर्ड नहीं है, लेकिन अपनी बात को सीधे सीधे कहते हैं। वो भले ही लोगों को चुभती भी है, लेकिन राहुल गांधी की ऑनेस्टी में राहुल गांधी कभी भी ऐसे कोई डायलॉग बोलते हुए नज़र नहीं आते जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से किसी पर हमला किया हो। आपने दो मुहावरे इस्तेमाल किए थे, चौकीदार चोर है और मौत का सौदागर। तो ये मौत का सौदागर, अगर आप इसे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत खूबसूरत मुहावरे हैं प्रतीक्षा मैम, ये बहुत खूबसूरत मुहावरे हैं। मौत का सौदागर गुजरात के अंदर जब यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी तब की बात है, और राहुल चौकीदार चोर है, ये राफेल के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। अगर इन मुहावरों का उपयोग एक भाषा के स्तर पे कोई कर रहा है तो मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में किया जाए, अगर उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में, फायदा नहीं हो रहा है ना सर। देखिए, फायदा बहुत अच्छा था, बहुत सही समय पर उसका इस्तेमाल किया गया, पर अगर वो उसका फायदा नहीं है, वो तो सारा फायदा जिसको आप कह रहे थे वो ले गया। इसीलिए तो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड है, इसलिए तो फिनोमिना बोल रहा हूँ। तो अगर राहुल गांधी इतने ही पॉलिटिकल मैच्योर्ड होते, इतनी कला जानते, तो फिर प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत क्यों कहलाते? इसकी तुलना कीजिए ना, क्योंकि आर्टिकुलेशन का खेल है, नैरेटिव बनाना जानते हैं। राहुल गांधी अपनी बात को सीधे सीधे अभिव्यक्ति रखते हैं, अपनी बात की उसमें लाग लपेट नहीं करते, जो उनके मन में है वो उसको पूरी तरह अभिव्यक्त करते हैं। भले ही हमें आर्टिकुलेशन के लेवल बहुत अच्छी ना लगती हो, हमें भाषा के स्तर पे बहुत अच्छी ना लगती हो, जिसका फायदा प्राइम मिनिस्टर उठा लेते हैं या सत्ता पक्ष उठा लेता है। यही उस तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते। राहुल गांधी एक वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड पर्सन है। रहा उनकी राजनीतिक उपयोगिता का सवाल, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता, तेलंगाना जीता, हिमाचल जीता, ऐसे। और राहुल गांधी के 2024 में परफॉर्मेंस भी कंपैरेटिवली बेटर रही। तो ये राजनीतिक टकराव है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जहां विपक्ष गेयरअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष को एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में अपने आप को रिकंसिडर करने की जरूरत है, ताकि वो एट पार सत्ता पक्ष के नैरेटिव को बराबर आके खड़े हो सके। जो बातें अभी हमारे मित्र ने कही हैं कि राहुल जी जो मन में आता है वही बोलते हैं, बात मैं सही मान रहा हूँ। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप था, मोदी जी वहाँ देखने गए थे, इंडिया हार गई, राहुल जी कहीं थे, उन्होंने कहा पनौती बैठा था इसलिए हार गए। ये क्या है? ये
ये पार्टी लाइन नहीं। दूसरी बात, कौन सा विपक्ष का नेता आज तक, आज़ादी के बाद सन 52 से लेकर आज तक, कौन सा विपक्ष का नेता ऐसा रहा है जो अपने से उम्र दराज किसी व्यक्ति के बारे में ये कहा हो कि वो मार खाएगा, वो जाएगा, वो भी भागा हुआ आएगा? नहीं, मतलब क्या उनको इतना भी नहीं पता है कि तू किसको बोला जाता है और कौन सी हो? किसी देश के प्रधानमंत्री को आप लीडर पोजीशन हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। ये चीज़ें पार्टी और राजनीति नहीं है, ये अंदर से निकलती है जब आपको होता है रिप्राइजल। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो फीलिंग होती है ना, बदले की भावना हमेशा वो बिल्कुल आपके डीएनए की तरह होती है। ऊपर से पार्टी का लेप आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए जब ऐसा मौका आता है जहाँ भावनाओं पर अपने को वो करना चाहिए। अब मोदी बताइए, लीडर अपोजिशन कह रहा है कि ये मोदी वहाँ बैठा था इसलिए इंडिया हार गई। कौन सी राजनीति है भाई, कौन सी राजनीतिक भाषा है? राकेश सर, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक बात बोली, बहुत देर तक उन्होंने अपनी बात रखी। कैसे देख रहे हैं उनका पूरा वो, और विपक्ष को जिस तरीके से वो जवाब देते रहे, सारी बातें वो रखते रहे, प्रधानमंत्री का पूरा वक्तव्य आपके लिए क्या था? लोकसभा में राहुल गांधी जी और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी, इन दोनों की तुलना करिए तो जो मेरी समझ में आया, राजनीति में जिसको ये समझ होती है कब हमको 2 कदम पीछे जाना है और कब 2 कदम आगे चलना है, वही सफल होता है। राहुल गांधी जी जिस दिन ये समझ उनके अंदर आ जाएगी उस दिन वो भी नेता बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये समझ है, इसलिए वो बड़े संयमित तरीके से वो सारी बातों को उठाते हैं और उन सारी बातों को उठा के वो जनता के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। जो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी बड़े मन से बोलते हैं, उसके बाद भी आज भी देखिए पिछले 11 साल में वो जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। यदि लोकसभा चुनाव की जीत को यदि हम राहुल गांधी की उपलब्धि माने तो मुझे लगता है वो उपलब्धि में नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि वो अकेले राहुल गांधी का परिश्रम नहीं था, वो सामूहिक नैरेटिव था संविधान बदलने का, और उस नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी को दंड किया है। तो दोनों नेताओं का कद एक बराबर है, यानी यदि आप प्रशासनिक तौर पे इसीलिए देखिए आप तुलना भी कर रहे हैं तो दोनों नेताओं का कद एक बराबर है, लेकिन संप्रेषण दोनों का बहुत भिन्न है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो जनता के सामने वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो सीधे 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो आप देखिए क्या है, जब हम आप बात करते हैं ना तो हम शब्दों से ज़्यादा हमारा भाव बोलता है, हमारा चेहरा बोलता है, हमारे होठ बोलते हैं, और उसी भाव से आप देखिए आदमी कनेक्ट होता है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनके बोलने का एक भाव होता है और वो भाव लोगों को कनेक्ट करता है। इसीलिए जिसको कहते हैं कि बहुत सुंदर मुहावरा है, मौत का सौदागर इस देश में सुंदर मुहावरा नहीं हो सकता। कम से कम भारतीय जनमानस तो उसको सुंदर मुहावरा नहीं मान सकता। और चाय वाला भी, देश के प्रधानमंत्री को चाय वाला कहना भी मुझे लगता है कि ये अपमान की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। इसलिए कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनको मौन मोहन कहने पर FIR हो गई थी सर बहुतों पर तो प्रधानमंत्री को चाय वाला कहना, तो दोनों में एक बड़ा बेसिक अंतर है। फिर जहां तक ये कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए ऐन मौके पे ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि जिसकी वजह से सारा का सारा चुनाव प्रभावित हो जाता है। मुझे याद आता है 2013 की बात। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट थी और लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल से 35 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने की लिस्ट आती है। ठीक चुनाव के 3-4 महीने पहले उस लिस्ट को कहीं चेक नहीं किया जाता, सब करते हैं, सभी करते कहीं हैं, चेक नहीं किया हाँ। जाता, और बिना चेक किए वो 35 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में यही केंद्र सरकार शामिल करती है, और वही आज माथे पर दर्द बना हुआ है। तो इसलिए एक सरकार करती है, वो ये नहीं कहता कि एनडीए सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सभी करते हैं। जो सरकार केंद्र में होती है, जो सरकार राज्य में होती है, वो अपने राजनीतिक हित के हिसाब से कदम उठाती है। तो पहले भी उठाया गया है, अभी भी उठाया जा रहा है, और आगे नहीं उठाया जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। फ्री बीज के पक्षधर ना हम कल थे, ना आज है, तो हम और कई ना बार कल रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कह चुके हैं, सर भी कई बार कह चुके हैं। सर
कई सारी बातें आई, उसमें एक ये भी था कि प्रधानमंत्री ने बजट के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव देना था उस पर बात न करके सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर रहे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो कुछ भी लोकसभा में हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और उस पर हमने दृश्य देखे थे कि कुछ महिला सांसद वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन क्या वो सचमुच प्रधानमंत्री को घेरने की योजना थी जिस तरह का आरोप सत्ता पक्ष ने लगाया? और अगर ऐसा कुछ था तो बहुत गंभीर है, लेकिन उसका कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया, वो आरोप भर है। लेकिन दृश्य तो हमने देखा कि वो ट्रेजरी के पास, वेल के पास चली गई थी और अगर ऐसा कोई था और उस वजह से वो स्थगित हुआ तो वो गंभीर मामला है और उसकी आगे जांच भी होनी चाहिए। ये कैसे पता लगा, ये क्या था कि वो घेर देंगी और घेर कर क्या करेंगी और कोई हमला, मतलब ये तो सोचा नहीं जा सकता कि महिलाओं का उपयोग संसद में, महिला सांसद हैं वो भी, कोई ऐसा नहीं कि सड़क की भीड़ है, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं और उनका अगर इस तरह उपयोग होना था तो वो गंभीर मामला है। दूसरा, मुझे लगता है कि मौका तो विपक्ष ने ही दिया कि विषय से भटका जाए, बजट पे बात ही ना हो। और हम सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे थे, इसके पूर्व वाले जब वक्तव्य आप ले रही थी उसमें भी, लेकिन दूसरे जो विपक्ष के नेता सदन में थे उन्होंने कितना सरकार को बजट को लेकर घेरा, कितना बड़े अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण लेकर और बजट की कमियों को लेकर वो आए, तो कागज फाड़ के स्पीकर पे फेंक रहे हैं। तो ये सब दृश्य ठीक नहीं है। अब अगर अभिभाषण पर भी बात होनी है तो मुझे लगता है कि कागज फाड़कर फेंक देना तो कोई अच्छा अवसर नहीं उपस्थित करता। मुझे लगता है कि चूंकि हमला हुआ था तो उसका जवाब देना तो लाजमी था और वो देंगे, लेकिन हाँ, मुझे लगता है वो भी सार्थक उपयोग समय का कर सकते थे। अगर दोनों तरफ से केवल आरोप प्रत्यारोप का होगा तो कीचड़ बढ़ेगा, दलदल बढ़ेगा, कुछ बड़प्पन सत्ता पक्ष की तरफ से दिखाया जा सकता है और कई बार बल्कि आप इग्नोर करते हैं तो विषय की महत्ता कम हो जाती है। आप उसको एक पासिंग रिमार्क के तौर पर ले सकते थे और कह सकते थे कि सदन का समय जाया किया, राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, सरकार की बात की, आप कह सकते थे सरकार ठीक काम नहीं कर रही और जो बजट है पूरा जो पढ़ा गया वित्त मंत्री द्वारा, आमतौर पर परिपाटी यही है कि उस पर बात होती है और कुछ अन्य विषय होते हैं उसके लिए अलग अलग समय चिन्हित है और उस पर बात होती है। तो मुझे लगता है कि जितने तीव्र होकर, जितने तीखे होकर उन्होंने कांग्रेस पर हमले किए वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के हमलों से कांग्रेस को वोट देने या न देने वालों पर कोई फर्क पड़े, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के स्तर पर जाने की बात है नहीं। वोटर समझदार है देश का, उसको जिसको लगता है वोट देगा और अभी भी लोग वोट देते हैं कांग्रेस को, उनके अपने कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से, बिल्कुल दोनों ही तरफ से सदन के समय का, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, बेहतर उपयोग हो सकता था। न केवल विपक्ष को बल्कि सत्ता पक्ष को भी इसको लेकर आग्रही होना चाहिए कि सदन किस लिए है, वहाँ पर किस तरह की बातें होनी चाहिए। जब से लाइव टेलीकास्ट आया है, गैलरी की तरह उपयोग होता है सदन का, लोगों से बात करने के लिए, वोटरों से बात करने के लिए, अपना नैरेटिव गढ़ने के लिए, अपना अभिमत बताने के लिए, अपने पक्ष को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इसको लाइव या वीडियो रिकॉर्डिंग, आजकल तो सब यूट्यूब के पैकेजेस चलते हैं, फिर हम भी बनाते हैं, हमको लगता है कि ये बात तो बढ़िया निकल गई, इसका थंब बनेगा तो ये अच्छा चलेगा, वायरल होगा। लेकिन इन सारे विमर्शों से परे देश का हित सबसे बड़ा है और अगर देश के हित के लिए बनी संसद में हमारे टैक्स के पैसे से हो रही चर्चा में देश कहीं नहीं है और केवल व्यक्तिगत आरोप और दलगत राजनीति है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट सत्र चल रहा है और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कार्यक्रम के कि जो चीज़ें आपने इस हफ्ते देखी हैं दरअसल वो ही पूरा नहीं है, उसके भीतर बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से निकल कर आई हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, खबरों खिलाड़ी देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। बजट सत्र से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।